एजेंडा पाकिस्तान के साथ नाजरीन आमिर ज़िया हाजिर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़िश्ता बरस अगस्त का महीना था कि एक बड़ा मार्कुतुलारा जुमला अता किया, और जुमला ऐसा था, मैं समझता हूँ कि उनके मकबूल तरीन जुमलों में से एक है, जो लातादाद पाकिस्तानियों के जहन पर सख्त हो गया, उनके जहन पर नक्श हो गया, और इस तरह से नक्श हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब भी उसे दोहराने पर मजबूर हैं, वक्तन फ़ौक्तन दोहराते रहते हैं। बिलावल साहब ने कहा था कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। एक इंतहाई आसान मसले को उन्होंने बड़े आसान ज़बान में बयान किया, उन्हीं की ज़बान से सुनते हैं कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो जनाब, आज भी कराची में बारिश बरसी, और जब कराची में बारिश बरसती है तो पानी आता है, और जब पानी आता है तो सड़कें उसमें डूब जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं, बिजली के तार टूटे हुए होते हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है बिजली चली जाती है, बेशतर इलाकों के अंदर शहर के। यानी कि वो तमाम मसाइल होते हैं कि जो हम पिछले बरस देखे थे, उससे पिछले बरस देखे थे। यानी कि जब से मैंने होश संभाला, कराची में जब बारिश होती है इसी तरह से होती है, और उसके साथ बाराने जो रहमत है हमारे लिए जहमत बन जाती है। अगर मैं बुजुर्गों से बात करूँ तो वो भी कराची का यही नक्शा खींचते कि जब बरसात होती है तो यही आलम होता है। क्या वजह है कि दुनिया की जो दीगर बड़े शहर हैं वो निकासी आपका बड़े इत्मीनान के साथ इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन ये काम जो है हम गुज़िश्ता 70 बरस से नहीं कर पाए। क्या वजह है? मतलब मामला तो बहुत आसान है, कोई इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है कि 22 जून को मेयर कराची साहब जो हैं इसी प्रोग्राम में शरीक हुए थे एजेंडा पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने फरमाया क्या था, एक पेशगोई की थी। वो पेशगोई ये थी कि इस मरतबा भी कराची में अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है। वजह क्या है उसकी? वजह बड़ी आसान है कि जी जो बरसाती नाले हैं, जो बड़े बड़े नाले हैं कराची के, उनको साफ नहीं किया गया। उन नालों में जो है लोगों ने सॉलिड वेस्ट, कूड़ा करकट से भर दिया। आप एक मरतबा साफ करते हैं, दोबारा एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर दोबारा वो जो है चोक हो जाते हैं। मेरी ज़बानी की शिकायत उन्हीं की ज़बानी। बारिश का जो फोरकास्ट है, अगर खुदा ना खास्ता आती है तो नाले सारे चोक्ड हैं। नाले कोई भी ऐसे नहीं है कि क्लियर पानी बह जाए, नाले चोक्ड हैं। हमारे अंडर पासेस जो हैं उनमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, वो भी चोक्ड हैं। केएमसी के पास वो वसाइल नहीं हैं कि हम ये नाले कंटिन्यूसली साफ कर सकें, क्योंकि एक हफ्ते बाद नाला फिर उसी कंडीशन में आ जाता है बिकॉज ऑफ द गार्बेज। तो जनाब, बरसाती नाले जो हैं वो साफ ना हो सके, और क्योंकि बरसाती नाले साफ नहीं हो सके तो कराची के जो गली मोहल्ले थे वो फिर पानी में डूब गए। बाज़ इलाके कुछ घंटे के बाद हम देखते हैं काफ़ी साफ भी हुए, लेकिन जो लोगों के, कराची के लोगों ने इस मसले की वजह से दुख उठाया, जिस तकलीफ में मुब्तला हुए, उसका अंदाज़ा मुझे भी कुछ यूँ है कि जब मैं कहते हैं घर से ऑफिस आ रहा था, दफ्तर की तरफ आ रहा था, तो यकीनन जो है जान पे खेलना पड़ा। बाज़ जगह पे सड़कें इतनी ज़्यादा पानी से भरी हुई थी, इतनी ज़्यादा चौक थी, और इसके बाद प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद जब हम 12 सवा 12 बजे दोबारा जाएंगे तो उसी मरहले से गुजरेंगे। तो बारिश का तो मैंने इसलिए कहते हैं ज़िमनी एक आपसे तस्करा कर दिया कि आज कराची के वालों के लिए सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है। उनके लिए खबर GIT भी इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी कराची में बारिश की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल है। 2 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा शहर, लेकिन निकासी आपका इंतजाम नहीं। एक और मसले पर हम बात करते हैं, और मसला जो है वो इतना ही गंभीर है, बल्कि बाज़ लोग कहते हैं कि बारिश के पानी से ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि बारिश का पानी की जो कहानी होती है वो हफ्ते 2 हफ्ते की होती है, 3 हफ्ते की होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है मानसून कराची में बहुत महदूद होता है। और लेकिन ये वाला जो मसला है ये कई हफ्ते, कई महीने चलता है, और मसला है बिजली का। कराची में एक इदारा होता है कराची इलेक्ट्रिक। अब सुना कि हम उसका रोज़ के कहते हैं शाहिद है कि कहीं पे 3 घंटे बिजली नहीं है, कहीं पे 4-6 घंटे नहीं है, और कहीं पर 12-12 घंटे नहीं है। लोगों को तवक्को थी कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, जो इससे पहले इसका नाम हुआ करता था, कि जब वो प्राइवेटाइज हो गई तो उसके बाद जो है हालात बेहतर होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन के बाद भी जो है कुछ अरसे मामला ज़रा से बेहतर हुए, सर्विसेज इंप्रूव हुई, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से वो कहते हैं ना कि फिर वही उसी कहते हैं उससे बुरी हालत में हो गई जो माजी में हुआ करती थी। के इलेक्ट्रिक मतलब KSC का जो नया नाम है उसके तहत जो है अब उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही जिसकी कराची जैसा बड़ा शहर डिजर्व करता है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि जी बिजली का तातुल हमारे यहाँ इतना ज़्यादा क्यों होता है, इतना ज़्यादा लोड शेडिंग जो है क्यों नहीं होती? आखिर क्या वजह है कि जिन लोगों ने, अबराज वालों ने और उनके साथ जो दीगर पार्टनर्स थे, उन्होंने जब ख़रीदा कराची इलेक्ट्रिक को, उसके मैनेजमेंट कंट्रोल के शेयर्स लिए, तो क्या उन्होंने फिर वो सरमायाकारी की
कि जिसका उन्होंने वादा किया था, एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर उसी तरह क्या वजह है कि हुकूमत जो है कि इलेक्ट्रिक को रेगुलेट नहीं कर पा रही, हर बरस जो है शोर मचता है, हत्ता कि हम देखते हैं कि पीटीआई जो कि हुक्मरान जमात है उसके जो रहनुमाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जमात इस्लामी वाले करते हैं, एमक्यूएम भी कभी कभार थोड़ा बहुत शोर मचाती है, पीपल्स पार्टी भी, लेकिन इस इदारे को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, इसका कोई एहतसाब नहीं कर रहा, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। क्या वजह है? क्या वजह है कि जी कराची वाले जो हैं वो ज़्यादा बिलों की शिकायत करते हैं, कहते हैं कि जी बिल्कुल एक तरह की एक्सटॉर्शन हो रही है। इबराज जो है वो आपको पता होगा, बहुत सारे हमारे नाजरीन के इल्म में होगा कि वो कंपनी जो है लिक्विडेशन में है, दिवालिया हो गई है। तो अब आखिर कराची इलेक्ट्रिक को चला कौन रहा है? आज हम इसी कहते हैं ना कि अहम मौजू पर तफसीली बात करेंगे। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इकराम सहगल साहब, कई इनके हवाले हैं, लेकिन आज ये बतौर कहते हैं कि साबिक चेयरमैन कराची इलेक्ट्रिक हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। वैसे आप इनको दिफाई तज्ज़ियाकार के तौर पे, सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पे बिल्कुल जाना माना मारूफ नाम है। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहतरम डॉक्टर फयाज़ अहमद साहब, ये डायरेक्टर हैं लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट के, साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर NTDC के। बहुत बड़ा ये जो हमारे एनर्जी सेक्टर है उसके हवाले से एक बहुत बड़ा मोहतरम नाम है, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया जनाब। और हमारे तीसरे मेहमान, बहुत ही अहम मेहमान, मोहतरम आसिफ कुरैशी साहब, चेयरमैन ऑप्टिमस कैपिटल हैं ये, और जनाब एनर्जी सेक्टर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ कुरैशी साहब, ये हमें कराची से स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप आसिफ कुरैशी साहब की इजाज़त से और जनाब फयाज़ अहमद साहब की इजाज़त से इकराम साहब आपसे शुरू करते हैं। आप साबिक चेयरमैन रह चुके हैं कराची इलेक्ट्रिक के, नाजरीन को बताएं, बहुत ही मतलब है आसान सा छोटा सा सवाल कि तवील बंदिश की वजह क्या है? बार बार जो बिजली जाती है, क्यों जो है कराची इलेक्ट्रिक जो है इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रही? जी, इसके बहुत सारे वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजूहात ये है कि कराची एक अनप्लान्ड सिटी है और अप टू 45% ऑफ कराची उस अनप्लान के अंदर आती है। तो जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्लानिंग की गई तो आप जगह से आप कर सकते हैं जहां पर आप प्लान कर सकते हैं। जब आपकी इतनी कच्ची आबादी, इतनी अदर प्लेसेस जहां पर आपको बिजली पहुंचाना हुआ, तो आपके साथ बोलते हैं आपकी जो लोड थी वो एक्सटेंड हो गई। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी इदारा होता है वो अच्छा होता है तब जब तक आप उसको टूल्स देते हैं उस मैनेजिंग की। तो मैं देखिए कराची इलेक्ट्रिक को बड़ा बुरा भला तो सभी बोलते हैं, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक को मैं चेयरमैन रहा हूँ इस साल के करीब। मैं ये जानता हूँ कि उनकी मैनेजमेंट और स्टाफ जो है वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी स्टाफ है। और अनफॉर्चुनेटली जो मेरी डिफरेंसेस थी वो शेयर होल्डर्स के साथ थी कि मैं समझता था कि एक तो आप मुझे टाइम देंगे बताने के लिए कि आपने बार बार आरिफ नकवी और अबराज का जिक्र किया। ये कराची इलेक्ट्रिक जब प्राइवेटाइज हुई थी तो अल जुमे ग्रुप ने इसको खरीदा था। अल जुमे ग्रुप ने खरीद के फिर ये इन्होंने मैनेजमेंट सीमेंस को दी। सीमेंस से ये नहीं ठीक तरह चल सकी, उसके वजूहात की वजह से फिर इन्होंने अबराज को इनवाइट किया। अबराज के पास कोई ऐसी एक्सपीरियंस नहीं थी कि वो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट करता, लेकिन उन्होंने उनसे जो 66.4% शेयर होल्डिंग थी उसकी मेजॉरिटी, थोड़ी सी ज्यादा शेयर उन्होंने अलजुबे से ले ली। अलजुबे ग्रुप भी 3 डिफरेंट इन्वेस्टर थे, उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन अलजुबे को जो है वो रन करता है शान अशारी और आरिफ नकवी। अभी एट दिस मोमेंट फॉर वेरियस रीजन अबराज ग्रुप इज अंडर लिक्विडेशन और दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द 66.4% इज अंडर लिक्विडेशन और शान अशारी है। अच्छा, अलजुबे ग्रुप। मुझे ये कहा जा रहा है कि जरा सा इकराम साहब, मैं ज़रा ख़ता कलामी करूँगा, आवाज़ में आपकी डिस्टॉर्शन आ रहा है, हम ज़रा इसको फिक्स करने एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जैसे ही आते हैं फ़ौरन उसके बाद हम यहीं से जहाँ से सिलसिला मुनक़ता कर रहे हैं वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। जी,
जनाब प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद नाजरीन। और आज हम बात करें कुछ कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर, जिसने कहते हैं कि कराची के शहरियों की ज़िंदगी जीरन की हुई है। हमारे साथ साबिक चेयरमैन कराची इलेक्ट्रिक इकराम सहगल साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फयाज़ अहमद साहब मौजूद हैं, साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर NTDC, और मोहतरम आसिफ कुरैशी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन ऑप्टिमस कैपिटल के। मैंने ज़रा सा इनको इंटरप्ट किया था इकराम सहगल साहब को। इकराम साहब, जो आप जवाब दे रहे हैं उसमें इसका भी इजाफा कर लें कि अबराज जो है लिक्विडेशन में है, दिवालिया हो गया है, आखिर फिर फैसले भी कौन कर रहा है कि इलेक्ट्रिक के? अगर क्विकली हमें ये भी बता सके नाजरीन को। जी देखिए, बोर्ड में फैसले जो है ऑफ कोर्स एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो लिक्विडेटर्स ने अपॉइंट किया है अबराज के डायरेक्टर्स, और अलजुमे के अपने डायरेक्टर्स हैं। लेकिन करता धरता शानाशारी है जो करता है, उसका नाम आरिफ नकवी का नाम आ जाता है, उनका नाम कभी नहीं आता है सामने। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताता हूँ, ये तो एक तरफ है। मैं बात करता हूँ ग्राउंड के ऊपर रियलिटी जो है। देखिए, आपने कुछ जिक्र कर दिया, बिल्कुल यही ऑलमोस्ट यही डेट था। आप और मैं स्टूडियो के अंदर आए थे, आप भी इसी तरह आए थे कि पीछे बारिश के अंदर देर से पहुंचे थे स्टूडियो। बात यह है कि अगर आपके पास गार्बेज होगा ड्रेन्स के अंदर, वो तो कराची इलेक्ट्रिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपके पास देखिए 3 मिलियन कंज्यूमर्स हैं रेजिडेंशियल, 700,000 इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं, और 5 लाख कुंडे हैं। 5 लाख कुंडे हैं, ठीक है जी। ना नेचुरली कुंडे के अलावा आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का अलाउड नहीं है। ये जितने भी केबल्स हैं, ये इंटरनेट के केबल्स, इनके फलाने सब ये रन करते हैं इसके ऊपर। ये बेसिकली ये डेंजरस है। तीसरी बात है कि जब इनने चेंज किया कॉपर वायर से दूसरे जगह जगह पर, ये जरूर इनकी गलती है कि वहां पर अर्थिंग नहीं की हुई थी ना। मैं इंजीनियर तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं। देखिए, कराची इलेक्ट्रिक का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कराची इलेक्ट्रिक के वर्कर्स मैंने खुद देखा, मैं फील्ड में था, जब जाकर देखा मैं बताता हूँ कि मैं घबरा जाता था कि इलेक्ट्रिक्यूट हो जाऊं, क्योंकि जहां जहां ये काम करते थे, फ्लडिंग हो रही है, ग्रिड स्टेशन अंडर थ्रेट है, उस ग्रिड स्टेशन अगर चला जाता प्रॉब्लम होता। ये ने बहुत काम किया, करते रहते हैं, लेकिन इनके पास दुश्वारियां बहुत हैं, और दुश्वारी के साथ इनको जो सपोर्ट देना चाहिए था इनके इन्वेस्टर्स को, जो इनकी जो ओनर्स को, वो सपोर्ट इनको नहीं मिला। इस वास्ते आप कराची इलेक्ट्रिक एज ए दारा आप जरूर ब्लेम कर सकते हैं, बट कराची इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट और कराची इलेक्ट्रिक के वर्कर्स को आप नहीं ब्लेम कर सकते हैं। दे वर्क वेरी हार्ड एंड स्टिल वर्क हार्ड। और मैं चले ठीक है, वो मुलाजमीन बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है कीमत जो होती है वो मेहनत की नहीं होती, वो होती है कि नतीजा क्या निकल रहा है। अगर आपने कहते हैं बेतहाशा मेहनत की, लेकिन नतीजा जो है वो कराची वालों के हक में नहीं आ रहा और लोग उसी तरह परेशान हैं, तो क्वेश्चन मार्क है। अच्छा नाज़रीन, आप ही समझेंगे कि जी बड़ा वन साइडेड शो है, हम के इलेक्ट्रिक पे बात करें, लेकिन के इलेक्ट्रिक का कोई नुमाइंदा नहीं। हमने पूरा दिन भर कोशिश की, हमने उनके पास पैगामात छोड़े, लेकिन वो पुराना दौर नहीं है कि जब सुल्तान हसन मरहूम जैसे वहाँ पर लोग हुआ करते थे, गुफरान खान जैसे लोग होते थे, ताबिश गौहर साहब का ज़माना होता था कि बड़ा प्रॉम्प्टली लोग जवाब दे दिया करते थे। तो इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट है वो गालिबन जवाब देना नहीं चाहती, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, जब वो मुनासिब समझें। हमारी तरफ से मैसेज गए हुए हैं उनके PR के डिपार्टमेंट को। जनाब फयाज साहब, सवाल ये कि जी मुल्क में माशाल्लाह बिजली की पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो तो अच्छी खासी है, बल्कि सरप्लस में है। फिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो है कहते हैं बिजली का बुहरान होता है, और सिर्फ कराची नहीं दीगर इलाकों के अंदर भी जो है बिजली मुनक़ता होती है, और उसका बहाना ये किया जाता है कि जी सही तरह की प्रोडक्शन नहीं है, सप्लाईज में कमी आ रही है। जी शुक्रिया। असल में ऐसा ही है कि आप गाड़ी ले लें, बहुत अच्छी ले लें और बड़ा आला मॉडल की ले लें, लेकिन उसमें फ्यूल डालना भूल जाएं और फिर कहें कि ये चलती क्यों नहीं है। कुछ ऐसी ही इस साल जो सूरत हाल हुई है वो ऐसा ही हुआ है। तो जो NTDC का सिस्टम है उसमें भी हमारे पास कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन उसमें फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से हमें जो कुछ एरियाज़ में वो लोड शेडिंग करनी पड़ती है, तो वो फ्यूल वो आइदर उसको कोविड-19 का मसला कहें या हमारी ओवरऑल प्लानिंग का मसला कहें, तो ये काम एक सेक्टर या एक चीज़ से नहीं चलता। इसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है पूरी सप्लाई चेन में। आपको पावर प्लांट चलाने के लिए फ्यूल चाहिए,
उसके बाद आपको ट्रांसमिशन नेटवर्क एडिक्वेट चाहिए, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एडिक्वेट चाहिए। तो किसी जगह भी आपने कोऑर्डिनेशन में या उसकी कैपेसिटी में कमी छोड़ दी तो वो आपकी पूरी बात कस्टमर तक नहीं पहुंचेगी। कुछ ऐसी ही लगता है सूरत हाल जो है। अब वो शायद एडिशनल कैपेसिटी के इलेक्ट्रिक के पास तो नहीं है, लेकिन आप ये कह लें कि एडिक्वेट शायद है, लेकिन फिर उनको भी यही फ्यूल का मसला आया, ऑयल भी उनके पास कम था और उनके पास गैस का प्रेशर भी कम हो जाता। हमें अब हमें ये कोई नया मामला नहीं है, तो हमने अपनी गैस की स्टोरेज जो कि बननी चाहिए थी, क्यों नहीं बनी, तो हमें गैस की स्टोरेज चाहिए। इसी तरह हमें जो फ्यूल, जब हम फोरकास्ट करते हैं, एक जो पावर डिवीजन होता है वो अपनी फोरकास्ट करता है कि मेरी ये डिमांड है, इतना फ्यूल मेरा इस्तेमाल होगा, तो फिर जो पेट्रोलियम डिवीजन है वो जो कि रेगुलेटेड लेसे अगर बिजनेस है तो वहाँ से फिर आपको फ्यूल की एलोकेशन हो जाती है या वो प्रोक्योर हो जाता है। तो इस साल कुछ तो पार्शली ये शायद कोविड की रीज़न होगी, लेकिन हमने जो फोरकास्ट, हमें जो देखना होगा कि जो भी के इलेक्ट्रिक ने फोरकास्ट की या एनटीडीसी के सिस्टम ऑपरेटर ने फोरकास्ट की, क्या हमने उनको वो फ्यूल टाइमली पहुंचाया, या गवर्नमेंट का जो दूसरा डिवीजन है बात ही के लुबे लुबाब ये वजूहात ये रही बारिश के हाँ के जी मिसमैनेजमेंट है, मतलब है मनसूबा बंदी नाकिस है। एक तो ये बड़ा मतलब है आपके जवाब से चीज़ उभर कर आई। आसिफ कुरैशी साहब खामोश बैठे हैं। आसिफ साहब, एक जो हकीकत है कि जी मुल्क में सरप्लस बिजली है, कराची इलेक्ट्रिक के पास 19-20 का ज़रा सा फ़र्क है, इसलिए नए बिजली घर लगाना चाहती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नया बिजली घर लगाने की जगह क्या वजह है कि जी हपको का प्लांट यहाँ से कराची से ज़्यादा दूर नहीं है, पिछले बरस से वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो बिजली घर लगाने से बेहतर ये नहीं कि आप एक तार खींच के मतलब है आप सप्लाई एनटीडीसी के सिस्टम से लेना शुरू कर दें, नेशनल ग्रिड से लें, वो प्लांट्स जो कि काम नहीं कर रहे हो लेकिन आप कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, उनसे आप उनकी तरफ रुख करें। जी जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी मुझे इस टॉपिक पे बात करने के लिए। और दो हैवी वेट्स की मौजूदगी में मुझे जैसा लाइट वेट को ज्यादा वैल्यू ऐड तो नहीं कर सकेगा, बट बहरहाल मेरा जो व्यू है, जिस तरह डॉक्टर फयाज ने अभी कहा कि पूरी जो बिजली कंज्यूमर तक पहुंचानी होती है, उस पूरे प्रोसेस के अंदर हर स्टेप में आपको कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है। और जो आप बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। हमारे पास दो पब्लिक ग्रिड सिस्टम है, एक एनटीडीसी का सिस्टम है जिसमें सरप्लस बिजली की कैपेसिटी मौजूद है, और दूसरा के इलेक्ट्रिक का है जिसमें किसी हद शॉर्टेज है। आइडियली होना ये चाहिए था कि हमारी ग्रिड की इतनी इंटीग्रेशन होती, दोनों पब्लिक ग्रिड इतनी इंटीग्रेटेड होती कि जो सरप्लस वाला सिस्टम शॉर्टेज वाले सिस्टम को या डेफिसिट वाले सिस्टम को जो के इलेक्ट्रिक है इस सूरत हाल को सप्लाई कर देता। बट बहरहाल फैक्ट ये है कि हमारे पास बंद प्लांट, आइडल प्लांट्स पड़े हुए हैं। फयाज साहब ने कहा कि एक रीजन उनके ना चलने की फ्यूल की शॉर्टेज है। अगर वो फ्यूल अवेलेबल भी हो जाए, फॉर एग्जांपल हफ्तों को आप पूरा का पूरा फ्यूल अगर दे भी दें, हफ्तों जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक शायद जुलाई में थोड़ा बहुत उसको चलाना शुरू किया। एक साल से ज्यादा वक्त से हफ्तों का बेस प्लांट 1200 मेगावाट का बंद पड़ा हुआ है। उसमें ये है कि एनटीडीसी सिस्टम में और प्लांट्स जो चीपर फ्यूल पे हैं उनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा ऐड हो चुकी है कि आपको मेरिट ऑर्डर में नहीं आता। आइडियली होना ये चाहिए था कि के इलेक्ट्रिक के सिस्टम की इतनी इंटीग्रेशन होती एनटीडीसी सिस्टम के साथ कि जो शॉर्टेज है के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में वो डिमांड मीट हो जाती एनटीडीसी के, जो कि प्लान नहीं किया गया। तो इतना डॉक्टर फयाज जो है वो एक्सपर्ट है इस मामले में, आई थिंक वो आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इतनी शॉर्ट टर्म बेसिस पे प्लांट से विदाउट हैविंग ट्रांसमिशन नेटवर्क ग्रिड का जो सिस्टम है उसकी गैर मौजूदगी में आप बिजली एनटीडीसी सिस्टम से के इलेक्ट्रिक को सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स हैं। अच्छा, अब जनाब इकराम सहगल साहब, आप कह रहे हैं कि जी कराची इलेक्ट्रिक का जो स्टाफ है बड़ा मेहनती है, बड़ा शब रोज़ मेहनत करता है, आप उसकी मैनेजमेंट की भी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं वो कहता हूँ कि असल बात कोशिश की नहीं होती बल्कि नतीजे की होती है। नतीजा जो है वो अच्छा नहीं निकल रहा, कराची वालों के हक़ में नहीं है, क्योंकि कराची वाले अगर किसी इदारे से सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं तो वो के इलेक्ट्रिक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो जिन लोगों ने इसको ख़रीदा था, इसके ऊपर कहते हैं ना इक्विटी ली थी, आपके इल्म में कि उस वक्त से उन्होंने अब तक कितना इसके ऊपर मतलब है इन्वेस्टमेंट की, जो उन्होंने वादे किए थे क्या पूरे किए, क्या नई इन्वेस्टमेंट लेकर आए, क्या अपग्रेड करने के लिए लोगों ने कुछ काम किया, नहीं किया? नहीं जी, मैं समझता हूँ जितनी भी अपग्रेडिंग हुई है कराची इलेक्ट्रिक में वो लोन्स के ऊपर ली है।
और लोन्स पर जनरेट करके इसी एसेट को लगा के कोलैटरल बना के लोन्स के ऊपर इन्होंने जो भी कुछ किया है, अगर जनरेशन इंप्रूव की है या डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क इंप्रूव की है। देखिए फयाज साहब ने बिल्कुल ठीक बात बोला कि आप एक रोल्स रॉयस को इंजन के बगैर चला लेते हैं, वो तो ऑन रेपुटेशन अलोन तो नहीं चला सकते ना, उसके अंदर फ्यूल तो देना पड़ता है। बात ये है, सिंपल बात है, ये प्रॉब्लम एनटीडीसी ने क्रिएट किया हुआ है। एनटीडीसी ने इस तरह क्रिएट किया हुआ है कि जब उनको पता था कि भाई फॉर एग्जांपल अभी 2 पावर प्लांट लगा रहे थे, ये 900 मेगावाट और 700 मेगावाट का, जब हब को वहाँ पर था अवेलेबल और वो बोलते थे जी उनका जो है वो उनकी डिफरेंट केवी है, 500 केवी की इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम किस तरह अपने ट्रांसमिशन लाइन, तो स्टेप डाउन ग्रिड स्टेशन तो ऐसी कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है, वो आ सकती थी। और फिर जब बताया गया ये देखिए उस जमाने में मैं आपको बताता हूँ कि 17 अक्टूबर को एनटीडीसी ने कहा कि जी हमारे पास अवेलेबल है। मैं चला गया 19 अक्टूबर बाहर, उन्होंने 2 दिन के अंदर पीछे से बोर्ड मीटिंग बुलाई और 2 दिन के अंदर उन्होंने बोला कि जी हमने 900 ये मैं खता कलामी करूँ, आप जो है ब्लेम एनटीडीसी को कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं कि एक तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, फिर दूसरी बात है कि सुना ये है कि वो कहते हैं दरोग बगर्दन रावी, वो ये कि ये जो है के इलेक्ट्रिक बजाय इसके के मतलब है वो प्लांट चलाए फर्नेस ऑयल डाल के, कि जिनको ये कहते हैं चीपर के लिए इंतजार करते हैं एनटीडीसी दे या इनको गैस मिले, और इनके अपने प्लांट्स बंद रहते हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि उससे इनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे होते हैं कि अगर ये अपने प्लांट चलाकर ज़रा से महंगी बिजली जो है वो कराची वालों को दे रहे हूँ। तो ये भी हकीकत इस तरह के भी जो इल्जाम बेतहाशा लगे जी। देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक्सपेंसिव प्लांट्स 900 मेगावाट प्लांट या 700 मेगावाट प्लांट बाय द वे हैज बीन स्क्रैप्ड बिकॉज़ एनटीडीसी ने बोला कि जी हम आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे और वो चला गया। लेकिन देखिए बात सिंपल बात ये है कि ये सवाल मैंने भी उस जमाने में कहा था बोर्ड मीटिंग में, मैंने बोला कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी आई है। सिवा इक्विटी तो आपने खरीद लिया, इक्विटी का आपने खरीद लिया, एक्चुअली आपने उसके अलावा क्या पैसे लगाए हैं शेयर होल्डर्स ने, तो मुझे उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। मैं अभी भी नहीं कह सकता दावे के साथ कि पैसे आए नहीं आए, लेकिन मुझे शक पड़ता है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अच्छा, दूसरी बात ये कि केई के पास डेट बर्डन क्या थी, इसमें नहीं बहुत बड़ी बात आपने दूसरी बात आप सुन लेना मेरी बात आमिर जा। दूसरी बात ये है कि डेट बर्डन जो थी केई के ऊपर जो थी प्राइवेटाइजेशन पर, और अब क्या डेट बर्डन है। आप केई की एसेट्स को कोलैटरल लगा के आपने डेट बर्डन तो बढ़ा लिया, तो एक्सेसिव बिलिंग तो पीपल ऑफ कराची पर होनी है और वो तो आपके पीपल ऑफ कराची विल सफर। लेकिन आप देखें, आप ये वही वाली सिंड्रोम आ जाती है कि भाई आप देखें इतनी दुश्वारी के साथ जो कुछ भी है केई की मैनेजमेंट स्टाफ करती है। मैं ब्लेम करता हूँ शेयर होल्डर्स को, और मैं इनफैक्ट मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आसिफ कुरैशी हैं इस मामले में। मैं ये नहीं जानता कि अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ऑफ द मेजॉरिटी अगर वो लिक्विडेशन में है तो वो कोई नए प्रोजेक्ट के ऊपर जा सकती है, वो कमिट कर सकती है, क्योंकि वो जो अल्टीमेटली जो है वो तो पीपल ऑफ पाकिस्तान आर गोइंग टू पे, नॉट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ कराची विल पे एंड दे आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सेसिव बिलिंग। देखिए आप सब चलिए मैं ये बड़ा आम नुक्ता उठाया मेरे ख्याल में हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट हम वाइंड अप करते चलें, उसके बाद फिर वो डिस्कशन को फैलाते हैं, वो वाला अगला पॉइंट भी लेते हैं। ये जो फयाज साहब जो इशू है, वैसे पहले कि आसिफ साहब की तरफ जाऊँ, वो सवाल जो इन्होंने रखा था इकराम साहब ने, कि जब प्राइवेटाइज होता है तो लोग तवक्को ये करते हैं कि जी उसको कोई रेगुलेट भी कर रहा होगा। अब जिन खदशात का इजहार इकराम सहगल साहब ने किया कि नई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, डेट बर्डन का हमें नहीं पता कितना बढ़ा दिया कितना कम कर दिया, तो क्या इशू क्या है कि कौन रेगुलेटर इसको मैनेज कैसे करेंगे? आगे भी अगर हम कहते हैं जी हमें निजकारी करनी है तो कौन इस चीज़ को देख रहा होगा? क्योंकि के इलेक्ट्रिक में इस तरह का आपको झोल नजर आ रहा है बहुत बड़ा। जी मैं आई डोंट नो इकराम साहब को आसिफ साहब की आवाज़ आ रही थी या नहीं, मैंने उनका जवाब पिछला भी नहीं सुना, उनकी अभी इनपुट से मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है कि मेरे तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं समझता हूं इस सवाल के जवाब में अगर आप आसिफ साहब से ये बात करें, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, तो मैं चाहूँगा पहले वो जवाब दे लें और अल्लाह करे मुझे उनकी जवाब आ जाए तो फिर मैं ऐड करूँगा, क्योंकि अभी पिछले सवाल में कुछ कमी रह गई है। जी
मैं समझ गया, आवाज़ नहीं पहुंची। आसिफ कुरैशी साहब, आप इस पे, ये जो इकराम सहगल साहब ने 2-3 नुकात उठाए, एक तो उस पर ज़रा सी आप रोशनी डालें, डेट के ऊपर डालें, नई इन्वेस्टमेंट पे डालें, और ये सबसे बड़ा सवाल कि अगर लिक्विडेशन में सबसे बड़ा पार्टनर है उस कंसोरियम, उसका जो इन्वेस्टर्स हैं, तो फिर कौन फैसले कौन कर रहे हैं उनके बिहाफ के ऊपर? कौन, हु इज़ रनिंग द शो, हु इज़ रनिंग के इलेक्ट्रिक? जी आमिर साहब, हमारा जो एनर्जी सेक्टर इन जनरल है, अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी फिल्म बन गया कि जिसमें आपको तमाम मेजर एक्टर्स जो है वो विलेंस के रोल में नजर आते हैं और अवाम या कंज्यूमर जो है वो विक्टिम्स के रोल में नजर आते हैं। अभी तक ये ऐसा हीरो हमें नजर नहीं आ रहा सीन पे जो इन मसलों को हैंडल कर सके। इकराम साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया कि जो आपके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर की होल्डिंग कंपनी के अंदर जो मेजॉरिटी स्पॉन्सर है वो अगर लिक्विडेशन में, तो फैसले कौन कर रहा है? इसका सिंपल जवाब शायद ये हो सकता है, अगर प्योरली स्ट्रिक्टली फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव देखें, कि बोर्ड मौजूद है, वो फैसले करने में इंडिपेंडेंट है। कंपनी के इलेक्ट्रिक इटसेल्फ लिक्विडेशन में नहीं है, उसकी जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर्स में से एक स्पॉन्सर लिक्विडेशन में है, तो वो कंपनी बहरहाल मजाज तो है अपने फैसले करने की। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 2016 में, आज से 4 साल पहले, ये ट्रांजैक्शन जो थी वो के इलेक्ट्रिक की मेजॉरिटी शेयर सेल की टू शंघाई इलेक्ट्रिक अनाउंस हुई थी, आई थिंक अगस्त 2016। आज से ऑलमोस्ट 4 साल पुरानी बात है। अब 4 साल का वक्फा गुजर गया है, हर कुछ महीने बाद शंघाई इलेक्ट्रिक जो है, जो टेक ओवर करना चाहती है मेजॉरिटी शेयर्स फ्रॉम जो दूसरा स्पॉन्सर था अबराज लेड, तो वो अभी तक प्रोसेस 4 साल में सस्पेंड हुआ है या इल्तवा का शिकार हुआ है, जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक को अपनी प्लानिंग में, उसकी एग्जीक्यूशन में, उसको फाइनेंसिंग रेस करने में बहरहाल प्रैक्टिकल मुश्किलात का सामना है। पावर जनरेशन हाईली रेगुलेटेड बिजनेस है, इसमें रेगुलेटर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि नेपरा है, फिर साथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का पावर डिवीजन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू इंश्योर कि ये कंपनीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, उनके अंदर एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हो, उनका एक इन्वेस्टमेंट का एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो इन प्लेस हो, उनके पास हर किस्म की रिसोर्सेज अवेलेबल हो, और साथ अकाउंटेबिलिटी हो उनकी। तो ये सारी चीजें अभी तक गवर्नमेंट के एंड पे भी, रेगुलेटर के एंड पे भी मिसिंग नजर आती हैं। और के इलेक्ट्रिक का जो ये स्पॉन्सर्स की चेंज का मामला है, ये 4 साल तक लटकना एक अनयूजुअल सी बात है, एटलीस्ट मेरे नहीं है। हाँ, गैर मामूली बात है। आसिफ, एक और चीज़ पे आप अगर रोशनी डाल सकें, ये क्या वजह यही है क्योंकि अबराज जो है फरोख्त करना चाह रही थी अपने शेयर, इसकी वजह से जो है वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं लगा रहे, जब उनके जहन में कि जी हमें तो बेच के निकल जाना है, और नया कहते हैं पुरानी दुनिया मर रही है और नई दुनिया अभी आपने पैदा नहीं की, नया इन्वेस्टर आया नहीं है। तो ये वजह है कि इतने अरसे से नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, 3-4 साल से। ये कुड बी अ रीजन फॉर दिस। इसमें अगर क्विकली मैं टाइमलाइन आपको बता दूं, 2005 में गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया था। उसके बाद 2009 में अबराज जो था वो एज अ मेजर स्पॉन्सर, उसने अलजुमे को किसी हद तक रिप्लेस किया था और मैनेजमेंट टेक ओवर की थी। फिर उसके बाद 7 साल वो कंपनी चलाने के बाद, उसमें स्पॉन्सर रहने के बाद, उन्होंने फैसला किया कि अब हमारा टाइम आ गया इस एसेट से, इस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने का। अबराज इटसेल्फ एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, वो यूटिलिटी बिजनेस में नहीं थी ना, और जिस वक्त वो लिक्विडेट नहीं भी हुई थी तब भी उसका इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस के अंदर कोई पाकिस्तान से बाहर कहीं एक्सपीरियंस शायद नहीं था, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में नहीं है। तो अबराज की तो स्ट्रेटजी यही थी कि उसने 6-7 साल इस कंपनी को चला के टर्न अराउंड करना था, उसके बाद नया स्पॉन्सर ढूंढना था जो इनसे बेहतर रेट्स पे वो कंपनी को खरीद लेता और उनकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो इससे निकल जाती। बट बहरहाल आई थिंक ये तो गवर्नमेंट के एंड पे फेलियर है कि ये 4 साल का प्रोसेस होने के बावजूद, इसको 4 साल का वक्त गुजरने के बावजूद इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया गया। इन्वेस्टमेंट शुरू में की गई है, इसमें तकरीबन 1000 मेगावाट की नई कैपेसिटी जो थी वो के इलेक्ट्रिक ने ऐड की इनिशियल ईयर्स में। लेकिन आपकी बात सही है, जब से ये प्रोसेस सेल का जो है उसमें डिलेस आना शुरू हुए, तो फाइनेंसर्स के लिए भी, जो बैंक्स बहुत सारे इन्वॉल्व होंगे, उनके लिए भी मुश्किल बन जाता है कि वो हर प्रोजेक्ट को जो के इलेक्ट्रिक सामने लेके आता है उसको अप्रूव कर सकें। तो इस किस्म की प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं जो शायद किसी हद तक के इलेक्ट्रिक
मैं चाहूँगा एक बड़ा वो इम्पोर्टेंट आपने कई नुकात उठाए। इकराम सहगल साहब, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं, ये जो शंघाई के साथ इलेक्ट्रिक के साथ डील हुई थी, क्या हुआ उसका? ये जो रेस कर आसिफ कुरैशी साहब के जी 4 साल हो गए, वो कंक्लूड नहीं हो रही, तो आपने तो भी हाल ही में छोड़ा कि इलेक्ट्रिक को, आप थे कुछ चंद माह पेशतर तक उसके साथ। क्या उस डील में क्या दिक्कत आ रही है? हुकूमत की वजह से है, रेगुलेटर्स जो हैं वो फैसला करने में देर लगा रहे हैं, क्या उसमें आपकी इनपुट दे सकेंगे हमें? देखिए, बहुत से वजूहत हैं, लेकिन मैं क्योंकि इन्वॉल्व नहीं था नेगोशिएशन में एट एनी स्टेज, और मुझे क्लियर माइंडेड बताया गया था कि भाई आप इसमें दखल नहीं देंगे, क्योंकि ये इनकी जो होल्डिंग कंपनी थी वो कर रही थी नेगोशिएशन, और कराची इलेक्ट्रिक नहीं कर रही थी। तो वो बोलते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप इसके नज़दीक ना जाएं। तो मोटा मोटा मैं यही कह सकता हूँ कि वो नेचुरली वो जब देखते थे कि उनको बड़े लार्ज ब्लैक होल नजर आते थे। आसिफ साहब की एक बात मैं जरूर करूंगा, आसिफ साहब की अगर जो 1000 मेगावाट अगर जो पावर लगाई है तो इन्वेस्टमेंट से नहीं लगाई आसिफ साहब, ये इन्होंने लोन रेज किया है। फिर कोई 1000 मेगावाट अगर मैं इतना नहीं हूँ माहिर इसमें, लेकिन 1000 मेगावाट कॉस्ट अबाउट $900 million to $1 billion एट दैट टाइम। ठीक है जी, they did not, nobody invested any money into Pakistan. All of the money जो पैसे थी वो रेज की गई थी कोलैटरल दे के कराची इलेक्ट्रिक एसेट्स को। तो ये बात गलत है कि इन्वेस्टमेंट की गई। ठीक है, मैं बात मान कि एक इक्विटी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करती है, वो नेचुरली एग्जिट भी करती है, मेक्स अ प्रॉफिट एंड एग्जिट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड इट इज लेजिटिमेट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स दैट एट दिस टाइम उनको और ये कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि प्रोजेक्ट लगाने पर जो कर रहे हैं दे डिडंट ब्रिंग इन एनी मनी फ्रॉम आउटसाइड। ये भी लोन रेज कर रहे हैं, वो भी कराची इलेक्ट्रिक के जो एसेट्स उस पर लोन कर रहे हैं, तो बर्डन जो कर रहे हैं कंपनी को। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं एनटीडीसी से, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, और यू जस्ट नीड स्टेप डाउन विद स्टेशन, दैट इज ऑल। बट ठीक है, मैं मानता हूँ कि इट इज सम वर्क इज रिक्वायर्ड, बट दैट प्लानिंग शुड हैव स्टार्टेड 3-4 years ago। दैट प्लानिंग शुड हैव स्टार्टेड कि भाई हमें ये जरूरत है, क्योंकि जो स्टेशंस आई हैं सर कोल की वजह से जितनी भी आई हैं वो आज तो नहीं आई, प्लानिंग अर्लियर हुई थी। देखिए, बात ये है कि मैं दो को सेपरेट करता हूँ। मैं कराची इलेक्ट्रिक की जो कारकर्दगी है, नेचुरली आप एक वेपन्स या टूल्स देंगे किसी इदारे को, तो उस टूल्स के साथ जितना वो काम कर सके करेगा, ठीक है। और कराची की अपनी बहुत सी अदर प्रॉब्लम्स हैं, गार्बेज कलेक्शन, केबल्स कमिंग इन, कुंडे लगे हुए हैं, एटसेट्रा। मैं आपको मिलियन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स गिन सकता हूँ। इन दोस सर्कमस्टांस कराची डिफिकल्ट सिटी। अच्छा, मुझे इजाजत दें, मैं जरा फयाज साहब जो है वो पहले राउंड में भी गालिबन आवाज़ नहीं सुन सके थे। फयाज साहब, आपको आवाज़ आई हमारे पार्टिसिपेंट्स की, दीगर दो मेहमानों की? आई होप के सुन सके होंगे। मेरा सवाल ये कि सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? ये जो मतलब है कि साहब की आवाज़ आती है, लेकिन आज जी सॉल्यूशन तो मैं एक दफा चले मेरा आपसे सवाल ये कि क्या सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड क्या होगा? जी फरमाइए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब हम बहुत सारे प्लेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो खिचड़ी पक जाती है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम असाइन नहीं कर पाते, फिर हम देखते हैं कि ये उसका कसूर है, ये उसका कसूर है। तो एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट तब होती है जब आप जैसे हमने के इलेक्ट्रिक में तजर्बा किया, अभी इकराम साहब ने भी कहा कि हमारा अच्छा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, वो कोई एक पर्सन नहीं है, एक पूरी मैनेजमेंट टीम है जो कि ऑपरेशनली अच्छा काम कर रही है, लेकिन उस जो मैनेजमेंट टीम है उसको सपोर्ट चाहिए। अब उनके पास गाड़ी आपने दे दी, गाड़ी में कभी आपने उसको पेट्रोल नहीं दिया, और अच्छा और इन्वेस्टमेंट चाहिए थी तो वो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। तो ये मसाइल, इसको जो रेगुलेटर को देखना चाहिए, ठीक है, कि भी या जो मिनिस्ट्रियल सपोर्ट चाहिए होती है, मिनिस्ट्री वाटर, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, जो उनकी तरफ से सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मिलनी चाहिए। तभी जाके अदारे खुद मुख्तार हों अपनी डिसीजन मेकिंग में।
वो तो गिवन है, लेकिन उनको जो पॉलिसी लेवल की सपोर्ट चाहिए, जो रेगुलेटरी लेवल की सपोर्ट चाहिए, वो उनको टाइमली जब तक नहीं मिलेगी वो अदारे अपना काम सही तौर पे नहीं कर सकेंगे। तो हमें ये देखना है कि हमने अच्छा प्लानिंग में या रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में जी कहाँ हमने झोल छोड़ा है और उसको बेहतर किया जाए बस। अच्छा खैर, झोल तो अब बाद एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बड़े बड़े झोल छोड़ दिए गए हैं और हमारा जो पूरा एनर्जी सेक्टर है वो पूरा का पूरा क्राइसिस में है कि इलेक्ट्रिक तो आसिफ कुरैशी साहब उसका एक छोटा सा मतलब है, एक एक्सप्रेशन है जो बहुत बड़ी हमारी एनर्जी सेक्टर की प्रॉब्लम है। आप क्या समझते हैं कि क्या मालकान बदलने से कोई फाका होगा, क्या हुकूमत को करना चाहिए? उसके पास भी 24% से ज़्यादा मेरे ख्याल में भी शेयर्स हैं, तो किस तरह से इंटरवीन करके उसके मामलात को बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि अगर बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो लिक्विडेशन में है और अभी मतलब है फ्यूचर जो है बिल्कुल हमें नहीं पता कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, तो हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए आइडली कि वो क्या मेजर्स लेके इस चीज़ को ज़रा सा बेहतर कर सके? जी आमिर साहब, इसमें एक तो मैं जी इससे पहले पॉइंट तो एक दो जो जी आसिफ साहब, जी आसिफ साहब बात करना जी चाहते आसिफ थे। साहब प्लीज कंटिन्यू। जी आमिर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा जी था मैं एक तो आसिफ इकराम साहब को सहगल, मैं सवाल मैंने किया आसिफ साहब से। जी आमिर साहब, मैं इसमें ये बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो इकराम सहगल साहब ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट रेस किए थे कि बहुत सारा के इलेक्ट्रिक की बुक पे डेट रेस किया गया है, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो मेरी नॉलेज है एटलीस्ट, और मैं क्योंकि कंपनी को ट्रैक करता रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन के बाद 2009 से 2004 के दरमियान एटलीस्ट 5 दफा कंपनी ने राइट्स इशुएंस की थी और इसमें कैपिटल इंजेक्ट किया था। जो मेरी नॉलेज है, जो उनकी कमिटमेंट थी प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम की कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एडिशनल डाली जाएगी, वो डाली गई थी। बट बहरहाल खैर वो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद इस कंपनी की रिक्वायरमेंट मजीद कैपिटल की ज्यादा बढ़ गई, इसमें कोई शक नहीं, इसको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था, उसके लिए मजीद इसमें शेयर होल्डर्स को पैसे डालने चाहिए थे, जिससे नहीं डाले गए। तो इकराम साहब का वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसमें अब मुझे एटलीस्ट एज एनालिस्ट मेरा अपना ख्याल ये है कि एक कंपनी जिसके स्पॉन्सर्स के बारे में इतने डाउट्स हो, उसको कभी लेंडर्स फंड करते हुए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। तो बहरहाल ये जो चेंज ऑफ ओनरशिप है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तरीके से और जल्दी कंप्लीट कर देना चाहिए। इकराम सहगल साहब का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। मेरा जाती राय ये है कि के इलेक्ट्रिक के बारे में कम से कम गवर्नमेंट को डिसाइड कर लेना चाहिए, रेगुलेटर को डिसाइड करना चाहिए कि क्या हमें ये एक इंटीग्रेटेड एंटिटी चाहिए या इसका जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को सेपरेट कर देना चाहिए, जिस तरह बाकी पूरे मुल्क में वापदा को अनबंडल कर दिया गया। तो शायद बेहतर ये होगा। इकराम सहगल साहब का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। जब आपके पास एक ग्रिड में जो एनटीडीसी सिस्टम है उसमें सरप्लस मौजूद है, हमारे पास बेतहाशा नए प्लांट्स साउथ में जो के इलेक्ट्रिक से काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, वो नए प्लांट्स आ रहे हैं, जिसमें 2 तो खाली न्यूक्लियर के प्लांट है, टोटल मिला के 2200 मेगावाट के अलावा कोल के प्लांट्स ऐड हो रहे हैं, विंड के प्लांट्स ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे साउथ में बेतहाशा नई कैपेसिटी भी अवेलेबल हो जाएगी और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी भी अवेलेबल है। तो के इलेक्ट्रिक को शायद चाहिए ये कि वो अपनी ग्रिड स्टेप डाउन ग्रिड्स बनाने में एनटीडीसी के साथ कोऑर्डिनेट करे, वहां इन्वेस्टमेंट करे और उस एडिशनल कैपेसिटी का फायदा उठाए, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बने। और आई थिंक डॉक्टर फयाज जो हैं वो क्योंकि एक्सपर्ट हैं, वो ट्रांसमिशन में वो बता सकते हैं कि जो एज कंपेयर टू जनरेशन जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी ट्रांसमिशन सिस्टम में, ताकि दोनों सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सके एनटीडीसी के सिस्टम को के इलेक्ट्रिक के साथ, वो शायद जनरेशन की निस्बत कहीं कम। दुरुस्त दुरुस्त। अच्छा इकराम साहब, वो मुझे बताया गया सिर्फ 2 मिनट है और मैं समझ रहा था कि अभी प्रोग्राम में और वक्त है, लेकिन बहुत तेजी से वक्त गुजरा। क्विकली अगर आप हमें बता सकें कि आपने क्यों चेयरमैनशिप से क्यों रिजाइन किया था, आपने क्या वजह हुई थी कि आपने अचानक छोड़ दिया के इलेक्ट्रिक को? जी मैं सिंपल बात बुलाता हूँ कि अगर फयाज साहब होते ना सीईओ जमाने में, तो मैं कभी भी नहीं रिजाइन करता, बिकॉज फयाज साहब इंजीनियर है। He as an engineer would know कि भाई क्या क्या दुश्वारियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड सॉल्व दैट। आप एक चार्ट अकाउंटेंट को लगा देते हैं टू रन a power company of such great this thing. I have nothing against Munis Salvi. He's a very good executive. He's a very fine executive, but he does not have the intrinsic knowledge that an engineer can have, like Fayaz Saab, who can run the company and understand what are the basic problems that has to be solved. चले
अच्छा, हुआ ये कि फयाज साहब हमारे सबसे बड़े एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन के गैप आ रहे थे, हम उनसे पूरी तरह से राय नहीं ले सके। कोई क्लोजिंग रिमार्क्स आपके अगर आप हमें दे सकें, हालांकि ज़्यादती होगी 20-30 सेकंड में अगर आपको दूं। जी फयाज साहब, और मैं एक और फिर हम प्रोग्राम करेंगे ओवरऑल एनर्जी सेक्टर पे, जिसमें उम्मीद है कि उसमें हम कम्युनिकेशन अपना जो वो है इश्यूज उसको ओवरकम कर लेंगे। जी फयाज साहब। जी राइट अवे, जैसे सैगल साहब ने भी कहा और आसिफ ने भी कहा, हमें कम से कम 2 ग्रिड जो 500 से 220 जो कि सप्लाई का काम करें के इलेक्ट्रिक के लिए, वो फास्ट ट्रैक के, उसको बेशक एयरलिफ्ट करना पड़े हमें उसके ट्रांसफार्मर्स को, तो वो एज सुन एज वो कंस्ट्रक्ट कर देनी चाहिए नेक्स्ट सीजन से पहले। अगर कोई वंडर हम कर सकें, एक तो वो काम करें, नहीं तो अगर नेक्स्ट सीजन है तो द फॉलोइंग सीजन। और दूसरी बात, ठीक है हमें थोड़ी एक्सपेंसिव जनरेशन होगी, लेकिन और भी क्विकली आपने फ्यूल पूरा रखना है, क्योंकि हमारा बहुत फाइनेंशियल हब है, तो वी कैन नॉट लेट कराची फेस, हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब, इकराम सहगल साहब और आसिफ कुरैशी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू सुनी। कराची इलेक्ट्रिक के मसले हल हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि ज़रा रेगुलेटर्स फाल अपना किरदार अदा करें और आप एक्सपर्ट्स के ऊपर भरोसा करें। ना जाने इस तरह के जो फैसले अब तक हो रहे हैं जिसकी वजह से कराची वालों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।